कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसको मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बार अगर एक बार नहीं कई बार अगर पढ़ लेंगे तो बोर्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम बहुत सारे पॉइंट इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। और ख़ासतौर से भूगोल का जो पोर्शन है उससे जितने भी पोर्शन हो ये पॉइंट होंगे वो ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब इसमें भूगोल में है कि भूगोल ये राष्ट्र में आदर्श जनसंख्या देश के लिए वरदान है, जबकि कम या अधिक जनसंख्या अभिशाप है। मतलब उसको आदर्श जनसंख्या किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा बना करके कि आदर्श जनसंख्या किसे कहा जाता है। तो आदर्श जनसंख्या में दोनों चीज़ आती है, या तो अधिक हो या कम हो। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि राष्ट्र में आदर्श जनसंख्या देश के लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है। मतलब कम होगी तब भी ठीक नहीं है और अधिक होगी वो भी ठीक नहीं है। दोनों स्थिति में अभी मतलब ये कि आदर्श नहीं हो, जबकि देश के लिए जितनी होनी चाहिए मिनिमम उसके जो आंकड़े हैं उस हिसाब से जनसंख्या रहे तब वो आदर्श जनसंख्या मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या ही किसी देश की वास्तविक संपदा या धन होती है। मतलब ये कि किसी देश में जनसंख्या ही उस देश का धन होती है और उस देश की संपदा होती है। और बहुत अधिक जनसंख्या भी विकराल रूप रहती है और बहुत कम जनसंख्या भी उस देश के लिए हानि पहुंचाती है। मतलब ऐसा रहे कि मिनिमम रहे, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी ना रहे तो बहुत कम भी रहे। देश के हिसाब से उसके कुल जलवायु क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या का होना ही वो देश की या वो आदर्श जनसंख्या कही जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की वास्तविक जनसंख्या किसे कहते हैं। तो उसमें वास्तविक जनसंख्या किसे कहते हैं, तो जनसंख्या ही किसी देश की वास्तविक संपदा या धन होती है। अब अगला पॉइंट है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ थी। जो 21वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी तो पूरे विश्व की जनसंख्या नियर अबाउट 600 करीब के पार हो चुकी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की जनसंख्या किस शताब्दी में 600 करोड़ को पार कर चुकी थी, या 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितने 100 करोड़ के लगभग थी। तो क्वेश्चन कई तरह से बना के घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% स्थल भाग पर निवास करती है। अब ये बताइए कि पृथ्वी का जो 10% स्थल भाग है उसी पर 90% मतलब पूरे विश्व की 10% 90% जनसंख्या निवास करती है। जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक मतलब ये कि 2/3 हिस्से पर पानी है, बाकी कुछ पठार है, पर्वत है और बाकी कुछ मैदानियाँ हैं। तो जो भी मैदान है उसमें जो स्थल भाग है, जितने भी स्थल भाग हैं उसके 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ निवास करती है। अब ये अगला पॉइंट है कि एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। मतलब एशिया जो ऐसा महाद्वीप है, तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें विश्व की 60% जनसंख्या सिर्फ अकेले एशिया में निवास करती है। और दूसरा है कि यूरोप में विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा पॉइंट है कि अब देखो कि एशिया में अकेले 60% जनसंख्या निवास करती है और यूरोप में 20%। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और किस महाद्वीप में दूसरे नंबर पर आता है, किस महाद्वीप का नंबर दूसरा आता है और कितना। तो ये आंकड़ा भी आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप में विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है। जबकि अब ये अगला पॉइंट है यूरोप को ही औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। अब मतलब ये कि 20% यहाँ जनसंख्या निवास करती है और यूरोप को ही औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। चूँकि जो औद्योगिक क्रांति उस पर हुई थी वो यूरोप में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ था। और ज़्यादातर जो मतलब ये कि जो गरीब देश हैं वो एशियाई महाद्वीप में ज़्यादा हैं और यूरोप के महाद्वीपों में ये विकसित देशों की संख्या अधिक हो,
जबकि एशिया महाद्वीप में विकासशील देशों की संख्या गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है। फिर कुछ चल करके ये अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अगला पॉइंट है, यूरोप को ही औद्योगिक क्रांति औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। दूसरा है, पृथ्वी की स्थल खंड का लगभग 70% भाग बिना बसा हुआ है, मतलब जिसमें 5% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट देखो कितना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का जो स्थल खंड है उसका लगभग 70% भाग बिना बसा हुआ है, जिस पर आबादी है ही नहीं है, जिसमें 5% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। और बिना बसा हुआ भाग में कौन कौन सा भाग है उसको देखते हैं। तो बिना बसा हुआ भाग जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड टैगा प्रदेश, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, एटाकामा का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, एरिजोना तथा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र आदि, ये सब बिना बसे हुए हैं। या तो है आबादी है तो बहुत मतलब लंबी लंबी बहुत दूरी दूरी पर है। अगला है कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये भूगोलिक जितने भी क्वेश्चन है सब भूगोलिक है। पूछेगा कि कौन सी रेखा जो सबसे बड़ी रेखा है या कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है, तो भूमध्य रेखा जो एकदम पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है वो रेखा सबसे बड़ी रेखा कहलाती है। फिर अगला पॉइंट है कि सभी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब समानांतर होती है। अब फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होती है, जो कि 111 किलोमीटर है। मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन इसको पूछेगा कि सबसे लंबी रेखा कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, कौन सी रेखा है। तो इसमें और उसके बाद फिर इसमें अगला पूछा है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 108 किलोमीटर, 109 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिर पूछा अगला पॉइंट है, सबसे लंबी रेखा विषुवत रेखा को कहा जाता है। अब 0 डिग्री रेखा को कई नामों से जानते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री रेखा, मतलब इनको 4 नामों से जाना जाता है और वही सबसे बड़ी रेखाएं हैं। अगला पॉइंट है, सभी अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सब जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, जैसे जैसे नीचे आएंगी, और पृथ्वी जो सूर्य की जैसे किरण पड़ती है, अगर एकदम जो भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है तो वहाँ के दिन और रात में, वहाँ की जलवायु में बहुत काफ़ी मतलब एक ही फ़र्क होता है। तो वही है कि सभी अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। जो रेखाएं नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी तो उससे जलवायु में मतलब बदलाव होता रहता है। फिर अगला पॉइंट है कि 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाने से तापमान घटता है। जितना काफ़ी हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तापमान उतना ही कम होगा, और जितना ही मतलब ये कि बीच में जाएंगे तापमान बढ़ता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रति 1 डिग्री या दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अब ये क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि 1 डिग्री या दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। तो कटिबंध है जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी को भी उनके बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। तो पूछ देगा कि कटिबंध किसे कहते हैं, तो कटिबंध में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा अलग अलग। तो ये कटिबंध दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, 0 डिग्री अक्षांश ही 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री जो 0 डिग्री होता है वही 360 डिग्री कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। मतलब जितनी भी रेखाएं होती है वो 360 डिग्री, जैसे एक 0 बिंदु पर एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, जबकि उसके चारों तरफ जब बनाएंगे घुमा करके 360 हो जाएंगे। तो उसी तरह एक बिंदु पर चारों तरफ से घुमाएंगे तो 360 अंश का कोण बनता है। तो ये था
इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो मतलब एक महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने उसको डिस्कस कर दिया है और इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जो कि इसको कई बार पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो बना डालेंगे, वो वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन दोस्तों तक पहुंचा दें जो अभी तक इससे हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, और साथ में उनसे जो हमें अभी जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएगी सबका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो अब बहुत जल्दी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से डालेंगे, और वो भी जितनी भी वीडियो होगी सब इम्पॉर्टेंट होगी, और नियर अबाउट जो 8 से 10 साल के पेपर से के अंदर 10 साल के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। फिर अगला होगा। फिर थैंक यू। ठीक।